बीकॉम सेकेंड ईयर का बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है इग्नू। हमने जो देखा कंपनी के फीचर्स को समझा पढ़ा वो ये था कि कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। जो आपका सिलेबस था, पहला कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, कंपनी क्या होती है और इनका फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कंपनी के बारे में समझेंगे कंपनी क्या होती है और इसका फॉर्मेशन यानी कि स्टार्टअप, इसका क्रिएशन कैसे किया जाता है, नेचर एंड टाइप ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो कंपनी समझने के बाद, कंपनी के डेफिनेशंस वगैरह समझने के बाद, कंपनी को बाकी चीजों से डिफरेंशिएट करने के बाद, बॉडी कॉर्पोरेट, आरडब्ल्यूए सोसाइटी और कंपनी, ये भी समझने के बाद कि कंपनी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फॉर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्रिएट की जा सकती है, रजिस्टर्ड की जा सकती है, उसका नेचर्स एंड टाइप पढ़ेंगे और उनके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। चलिए आइए हम फीचर्स पढ़ते हैं कंपनी के। हमने इसमें से इसकी मीनिंग्स को समझा है, कंपनी क्या होती है। ठीक है, ये कंपनी क्या है, डिस्क्राइब एज इम्प्लाइड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स। कुछ एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ कंपनी के सिंगल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो क्लोथ्स में काम करेंगी, कुछ होते हैं वो बाकी चीजों में भी, ऑटोमोबाइल्स में या किसी टेलीकम्युनिकेशंस में, या फिर मोर देन वन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं किसी कंपनी के लिए। इसलिए तो ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कि मोर देन वन पर्सन, वो 100,000 10,000 और मिलियन तक हो सकते हैं वो एसोसिएशन, जिसको हम बाद में शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। पर्पज फॉर विच पीपल में एसोसिएट देमसेल्फ आर मल्टीफेरियस, मतलब कि बहुत अलग अलग पर्पज हो सकते हैं उनके, मल्टी डायमेंशन जैसे हम बोलते हैं किसी कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम पढ़ते हैं तो। इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये ऐसे इंक्लूड को भी कर सकता है जिसमें इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्लूड होते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर ऐसे भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जिसके नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसा आपको ऐसा फील आता है कि इसको रीड करने के बाद कंपनी की, या कंपनी सुनने के बाद, कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होती है और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट नो। कंपनी एक्ट 2013 ऑल्सो अलाउ जो नॉन इकोनॉमिक या फिर चैरिटेबल पर्पस के से रिलेटेड होते हैं, उन कंपनी को भी हम सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड करते हैं। और भी कुछ पर्सन ने कंपनी की डेफिनेशन दी थी, इन डेफिनेशन में हमें कंपनी के और भी फीचर्स के बारे में पता लगता है, जैसे कि यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में पता लगा, क्रिएटेड बाय लॉ, या फिर हैविंग अ सेपरेट एंटिटी के बारे में पता लगा, विद परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील के बारे में पता लगा। ये सारे फीचर्स, इसमें से जो अनइंपॉर्टेंट हो जाता है, अब नॉन इंपॉर्टेंट है कॉमन सील। कॉमन सील इसमें से जो है आपका अब इतना रेलिवेंट नहीं रहा, बाकी चीजें अभी भी रेलिवेंट, ये रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बताया गया है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट जो सोसाइटी होती है, या फिर गवर्नमेंट कभी कह देती है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी होने के बाद उसके कुछ अपने राइट्स मिल जाते हैं। तो और बाकी बॉडी कॉर्पोरेट से वो डिस्टिंक्ट किया गया उसको। कंपनी सिटीजन एज ए लीगल पर्सन तो है, बट कंपनी सिटीजन्स नहीं होती। ठीक है, इस बारे में बात बताई गई है यहाँ पर। अब मेन फीचर्स ऑफ अ कंपनी, मेन फीचर्स क्या है कंपनी के, उसको हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, इसको एनालाइज करेंगे, वेरियस लीगल जुरिडिक्शन डेफिनेशन को, टर्म्स को पढ़ेंगे। पहला है इसका क्रिएशन बाय लॉ। व्हाट डज इट मीन कि क्रिएशन बाय लॉ, कंपनी हमेशा लॉ के द्वारा क्रिएट होती है। इसका पूरा फॉर्मेट होता है, कुछ फॉर्म, जब आप कंपनी एक्ट 2013 पढ़ेंगे तो काफी सारे हम इसमें फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ फॉर्म्स होती हैं जो हम फिलअप करते हैं एमसीए के अंडर। सारा इसका गवर्न कौन करता है, एमसीए करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया के अंदर। उस फॉर्म्स को फिलअप करने के बाद हमारा आरओसी, मिनिस्ट्री, ये एमसीए डायरेक्ट तो नहीं करता, अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो थोड़ी करेंगे, उन्होंने हर रीजनल के, इंडिया के अंदर जितने रीजनल है वहां पे आरओसी बिठाए हुए हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं, किसी भी कंपनी का जब डिजोल्यूशन होता है, वाइंडिंग अप होता है, तो उसे हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो वहां पे जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपनी को रजिस्टर्ड करना हो, वाइंड अप करना हो, रिटर्न्स फाइल भी करनी होती है, कंपनी की एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होती है, तो सारी काम फाइल करते हैं हम रजिस्ट्रार को करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन तरीका है इसका। और फॉर्मेशन के टाइम भी उसका ऑनलाइन ही प्रोसीजर होता है, अप्रूवल भी ऑनलाइन आता है, तो करप्शन का कोई काफी सारे चांसेस कम हो गए हैं। तो आरओसी के अंदर हम सारी कंपनी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह फाइल करते हैं, या कोई और इशूज या कोई पेंडिंग केसेस वगैरह, तो वो भी सारी यहाँ पे सॉर्ट आउट। तो कंपनी का जो क्रिएशन होता है वो किसके थ्रू होता है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। देखो अब यहाँ पे बात आ गई है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में बात की गई है, लेकिन ओपीसी भी अलाउ है यहाँ पे। ओपीसी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी से सोल ट्रेडर होता है ना। सोल ट्रेडर और ओपीसी में डिफरेंस क्या है, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर भी हम बोलते हैं इसको, आप बता सकते हैं कोई यहाँ पे स्टूडेंट आप में से, या सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, ये तो कह सकते हैं, ये तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, कोई इंडिविजुअल। वेरी गुड। ठीक है, जैसे अमरीन जी ने बताया कि इंडिविजुअल्स कहते हैं कि इंडिविजुअल करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर लेता है, ये अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करते हैं, बस सेल परचेज करते हैं, बिजनेस करते हैं, डेली अपना टाइम टेबल से अपना बिजनेस करते हैं, वो होते हैं सोल ट्रेडर। लेकिन अगर यही लोग अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लें किसी एक्ट में,
या किसी भारत की किसी भी धाराओं में, तो अभी जो रजिस्टर्ड होने का वो है, वो ओपीसी के अंदर इनका ऑप्शंस खुले हैं। वो वहाँ जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके कुछ मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है कि वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अगर अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर वहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज़ अ वन पर्सन कंपनी। तो आपका ये जो था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि 2 और मोर देन 2 पर्सन, तो ये भी वैलिड है आपका। बट सिर्फ एक्सेप्ट यानी कुछ एक्सेप्शनल होता है ना हर जगह, तो सिर्फ ओपीसी कंपनी में 1 पर्सन भी कंपनी फॉर्म कर सकता है, ठीक है? रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, इट कम्स इनटू एक्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज रजिस्टर्ड। जब ये किसी डेट को, जिस दिन सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है? जिस दिन उस कंपनी इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उस दिन एक सर्टिफिकेट इशू होता है। जैसे आप जीएसटी में रजिस्टर्ड करते हो, जिन्होंने किया होगा जीएसटी में रजिस्टर, तो तब एक सर्टिफिकेट इशू होता है। या फिर इनकम टैक्स में की जब रिटर्न फाइल करते हैं, तो एक फाइल इशू करते हैं, तो उसकी एक डेट मिलती है ना रिटर्न की। तो ऐसे जब डेट जिस दिन मिलती है, तब हम बोलते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। उस दिन से कंपनी का बर्थ मान सकते हैं हम, कि कंपनी का जन्म हुआ है और कंपनी अब लीगल एग्जिस्टेंस में आ गई है। तो कंपनी जो है हमारा क्रिएशन बाय लॉ होता है, कंपनी लॉ क्रिएट करती है, बनाती है। कंपनी एक्ट, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज रजिस्टर्ड, जब ये रजिस्टर्ड हो। मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज इज 2। क्या लिखा है इन्होंने? 2 मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के लिए, और 7 किसके लिए? पब्लिक कंपनी के। तो यहाँ पे आपको क्या फीचर्स पता लगा? अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, तो कम से कम 2 मेंबर होना बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आप कोई पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, तो आपको 7 मेंबर मिनिमम होना जरूरी है। अगर आप ओपीसी बना रहे हैं, 1 पर्सन कंपनी, तो आप सिंगल मेंबर भी बना सकते हैं, ठीक है? सिंगल पर्सन ही बना सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी इज क्रिएटेड विद द सैंक्शन ऑफ लॉ, यानी सैंक्शन ऑफ लॉ यहाँ पे जैसे बताया मैंने, आरओसी सैंक्शन करता है, इशू करता है। एंड इज इटसेल्फ अ ह्यूमन बीइंग। क्या करता है कंपनी? ये सैंक्शन ऑफ लॉ एंड इज नॉट इटसेल्फ अ ह्यूमन बीइंग। ये एक ह्यूमन बीइंग नहीं है अपने आप में, अपने आप में ह्यूमन बीइंग नहीं है। लेकिन इनको रन कौन करता है? इनको जो रन करता है, जो मैनेजमेंट टीम होती है, जो इनके पीछे काम करती है, वो तो सारे ह्यूमन नेचर के होते हैं, ठीक है? इट देयरफॉर कॉल्ड आर्टिफिशियल बोला जाता है इसलिए इसको, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर के नहीं है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल बोला जाता है। सिंस इट इज क्लॉथ विथ सर्टेन, अगर आपने इसमें पढ़ा है, सर्टेन ऑब्लिगेशंस, ठीक है? क्लॉथ मतलब क्या होता है? क्लॉथ, या फिर आप पढ़ेंगे कर्टेन वगैरह बोलेंगे। कर्टेन क्या होता है? पर्दे वगैरह होता है, ठीक है? तो इसका यहाँ पे ये मतलब है कि इसको एक कपड़ा पहनाया जाता है, एक एक सेपरेट रखा जाता है। कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, कंपनी को अलग रखा जाता है, और एक पर्सन को अपने आप में, जो इसका ऑनर होता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है? ताकि कंपनी आपकी अलग है और ये पर्सन आपका अलग है। इसके जो राइट होंगे, इसकी जो ऑब्लिगेशंस होंगी, वो अलग होंगी, ऑब्लिगेशंस, ठीक है? इसके राइट्स, इसके लायबिलिटी, इसकी जो भी होंगे राइट एंड लाइबिलिटीज वगैरह, इसके अलग होंगे, इस पर्सन के अलग होंगे। इस पर्सन ने यहाँ पे अगर मान लो 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा है, तो इसकी लाइबिलिटी सिर्फ 100 रुपीज तक ही होगी। इसके अलावा कंपनी क्या कर रही है, क्या कर रही है, फ्रॉड कर रही है, या कुछ इलीगल सामान बेच रही है, खरीद रही है, तो इससे इस कंपनी, इस शेयर होल्डर्स का कोई मतलब नहीं होना, ठीक है? लेकिन हाँ, कंपनी के जो ये कम आप अभी आगे जाके चल के पढ़ेंगे, हम जो भी रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, जो भी कंपनी होगा, वो कंपनी के ऊपर होगा। यानी कंपनी, जैसे मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट लिखा है, यहाँ पे हो सकता है XYZ एंड कंपनी, ठीक है? XYZ एंड कंपनी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? ये सारी चीजें हो सकती हैं। XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी अपने जो भी डिसीजन लेगी, उसके लिए सोलो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सोल रिस्पॉन्सिबल ये कंपनी होगी, ठीक है? अगर मान लो कंपनी ने कोई जानबूझ के कोई घाटे का सौदा किया है, घाटे का बिजनेस किया है, जिससे कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, कंपनी लॉसेस बियर कर रही है, तो कौन बियर करेगा? वो यही बियर करेगी। इसी की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इसी की बैलेंस शीट खराब होगी, है ना? बाकी पर्सन इससे अलग रहेंगे, मतलब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जो कंपनी को ये जो मिला है, ये जो टैग मिला है कंपनी को, कह सकते हैं इसको हम, ये टैग मिला है कि कंपनी अलग है। लेकिन हो सकता है इसके अंदर जो मैनेजमेंट के अंदर जो लोग होंगे, पर्सन होंगे, वो भी एक ह्यूमन पर्सन है। वो चाहे तो इस टैग को मिसयूज कर सकते हैं। ऐसे मिसयूज से बचने के लिए इसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ व्हील। अगर हम बोलेंगे इस पर्दे को हटाना, लिफ्ट करना, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि तब हम उसको हटा करके कंपनी को, जो हम सेपरेट लीगल एंटिटी बोला था ना अभी हमने, कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। तब ये बात हम भूल जाएं, ठीक है? सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि अगर अभी तक हम क्या करेंगे कि कंपनी को ही मानेंगे, कंपनी का बैंक अकाउंट, कंपनी का बैंक स्टेटमेंट वगैरह मानेंगे कि कंपनी कर रही है। लेकिन अगर हमें पता लगता है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, इसके पीछे जो लोग बैठे हैं वो ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब हम ये मान मर्यादा भूल जाएंगे कि कंपनी कर रही है। हम इस कंपनी को भूल जाएंगे और उस पर्सन को पकड़ के हम जेल में डाल सकते। लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है कि जब कंपनी का हमें ये मालूम हो जाता है कि कंपनी डमी कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, सिर्फ कुछ ब्लैक टू व्हाइट, व्हाइट टू ब्लैक करना, या कोई भी पर्पस इलीगल हो सकता है, उसको कर रहे हैं, ऐसा जब पता लगता है, तब हम ये चीजें भूल जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि इसकी खुद की एंटिटी है,
ठीक है। इसमें ये लिखा गया है कि मेंबर्स में कम एंड गो, हो सकता है कि मेंबर्स आए और जाएं लेकिन कंपनी बनी रहती है। ऐसे आपको पता है कोका कोला कंपनी कब से बनी हुई है? कोका कोला कंपनी अपने आप में काफी टाइम पहले से बनी है, या बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत पहले बनी है, 100 100 साल तक की कंपनी भी है। अगर मान लो कोई कंपनी कहती है कि मैं 100 ईयर्स तक हो चुका है, तो ऑब्वियसली है कि इसके अंदर काफी लोग आए होंगे और गए होंगे। कुछ बहुत सारे पीएनबी बैंक है, पीएनबी है, सेंट्रल बैंक है, इनको 100 ईयर्स से ज्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब एक पर्सन ने तो रन नहीं किया इसको। तो इसका मतलब ये है कि सेपरेट एंटिटी के मतलब कि अलग एंटिटी है, इसके अंदर पर्सन आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कंपनी ऐसी ही बनी रहेगी। अनलाइक पार्टनरशिप, कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्संस हु कंस्टिट्यूट इट। इवन जिसने बनाया है इसको, उनसे भी कंपनी एक अलग एग्जिस्टेंस रखती है। यानी जिसने, अगर मान लो अगर कल को समरीन जी, कल्पना जी, पूजा जी, आप में से कोई भी अगर कोई कंपनी फॉर्म करते हो, तो इवन आप भी अलग हो जाते हो कंपनी से। अगर आपको मालूम होगा तो किंग फिशर से माल्या अलग हो चुके हैं। किंग फिशर एक कंपनी थी, किंग फिशर, ठीक है। उसके जो प्रोमोटर थे वो विजय माल्या जी थे, विजय माल्या जी। तो उनके ऊपर एलिगेशन वगैरह लगे, उन्होंने कंपनी को मिसयूज किया और काफी सारे लोन्स डेप्ट ले लिए, और फिर क्या बोलते हैं उनको, डिफॉल्टर रहे वो। ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं, जानबूझ के पेमेंट नहीं करना चाहते, या फिर ऐसे फंसाया पैसा बैंकों का। इसलिए उनको फिर अलग किया गया कंपनी से। किंगफिशर ने भी उनको अलग कर दिया। अगर आप पढ़ पाएंगे कभी, बाद में कभी टाइम मिले तो आप देखना, किंगफिशर और माल्या तो एक थे पहले, लेकिन अब उनको अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये है कि अगर जिसने, इरिस्पेक्टिव ऑफ, अगर आपने जिसने कंपनी फॉर्म की है, उसको भी हम उनसे अलग कर सकते हैं। एक और आपको शायद पता होगा, आप अगर, आईपीएल भी क्या है, आईपीएल जो है क्या है, ये इंडियन प्रीमियम लीग, ये भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक कंपनी की तरह है। लेकिन इसको ललित मोदी ने बनाया था, मतलब ललित मोदी बीसीसीआई के जो वो थे, क्या बोलते हैं, सबसे चीफ पर थे बीसीसीआई। तो उन्होंने ये सारी चीजें का आइडिया लाना और सारी चीज करना, मतलब सारा उनका रोल था। वैसे अकेले इनके रोल नहीं होगा, मैं मानता हूँ अकेले इनका रोल नहीं है, बट एक टाइम के बाद फिर उनको भी इनसे अलग करा गया, और आईपीएल अभी भी रन कर रहा है। इसका मतलब ये हो कि किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं, उसको पर्सन आएंगे और जाएंगे, लेकिन कंपनी ऐसे ही बनी रहेगी। कंपनी जिस तरीके से लीगल तरीके से एग्जिस्टेंस में आती है, लीगल तरीके से एग्जिस्टेंस में आती है, उसे अगर इसको खत्म करना है तो वो भी लीगल प्रोसीडिंग होता है, कोर्ट में जाते हैं, फाइंड अप करते हैं कि कंपनी अब हम खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तो उसका भी एक एंड डेट भी मिलती है। जैसे बर्थ डेट मिलता है इसका, तो ऐसे एक एंड डेट भी मिलती है कि इस दिन के बाद से अब कंपनी नहीं रही। ठीक है, अब इसकी कोई असेट लाइबिलिटी वगैरह तब ये आरओसी का अगेन रोल आ जाता है उसके अंदर। जैसे बर्थ के टाइम पे आता है, तो आरओसी का अगेन रोल के टाइम पे आता है कि लाइबिलिटी पे हुई है नहीं हुई, है ना, वर्कर्स को सारे पे आउट हुए हैं नहीं हुए, सारी चीजें अगेन चीजें हम रिकॉर्ड में लेके आते हैं। सेपरेट एंटिटी समझ में आ गया आपको कि पर्सन कंस्टिट्यूट, सेक्शन 9 सेज दैट ऑन रजिस्ट्रेशन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिकम बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम ऑफ कंटेन इन दी मेमोरेंडम। तो जो मेमोरेंडम में जो नाम लिखा गया है, उस नाम से उसको एसोसिएशन का नाम दिया जाता है। लीगल स्टेटस ऑफ अ कंपनी हैज बीन अप्लाई डिस्क्राइब बाय द सुप्रीम कोर्ट एज इंडियन टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ केस हैं जहाँ पे उसको अलग किया गया है कि भाई ये जो है हमारे कंपनी जो है वो लीगल क्या नहीं है, हमारी लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी हैज बीन, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है शायद। ठीक है, डिस्क्राइब को किया गया, इस केस स्टडी में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव, टाटा भी बहुत पुरानी कंपनी है, आपको पता होगा कि टाटा कितनी पुरानी कंपनी है, रिलायंस बहुत पुरानी कंपनी है। तो रिलायंस के अंदर लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट कंपनी वो वैसे ही बनी रही। द कॉर्पोरेशन इज लॉ इज इक्वल टू नेचुरल पर्सन। ठीक है, कॉर्पोरेशन इन लॉ इज इक्वल टू, यहाँ से कौन रीड करेगा आप में से किसी को मैं रीड करने को बोलूं? सर मैं जी, अमरीन जी रीड कीजिए। The corporation in law is equal to natural person and has a legal entity of its own. The entity of the corporation is entirely separate from that of its shareholders. It bears its own name and has a seal of its own. Its assets are separate and distinct from those of its members. It can be sued and be sued exclusively for its own purpose. Even though the company lacks legal existence for purpose of law, it is regarded as an independent legal person who has personality of its own and is different from the members constituting the company. Therefore, a company can enter into contract with any of its members. A person can own its shares and also be a creditor. The shareholder of a company cannot be held liable for its act and that through he virtually holds entire share capital. No member can either individually or jointly claim any ownership rights in assets of the company during its existence or in its winding up. Similarly, creditors of the company are the creditors of the company alone and they cannot take action against the members of the company. समरीन अमरीन जी ने पढ़ा कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इज इक्वल टू नेचुरल पर्सन। इक्वल बोला गया है ना, लेकिन नेचुरल पर्सन तो नहीं होता है, लेकिन इक्वल बोला गया है एज लीगल एंटिटी की तरह। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्या बोला है इन्होंने, अमरीन जी ने जो रीड किया है। एंटिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इज एंटायरली सेपरेट। क्या बोला गया है इसको? एंटायरली सेपरेट है। ये जो कंपनी एंटिटी है, द एंटिटी ऑफ
of the corporation is entirely separate from of its shareholders, यानी कि जो इसके शेयर होल्डर्स होंगे उनसे entirely separate है, वो सेपरेट है, अलग है। अब अलग किन किन मैनर में है वो हम आगे पढ़ेंगे। इट बियर्स इट ओन नेम, क्योंकि इसका अपना एक नाम होता है, खुद का नाम है। क्या है इसका? इट ओन नेम। ऑन नेम मीन्स इसका अपना खुद का नाम है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ग्रैब अप, थोड़ा प्रमोट होना चाहिए इसका भी, अगर ये ग्रैब अप स्किल्स को मैं आगे इनकॉर्पोरेट कर लूं, एमसीए के पास, आरओसी के पास जाऊं, ठीक है, आरओसी इसको रजिस्टर्ड कर दे, इसको नाम दे दे, एक डेट मिल जाए जिससे भी, उसके बाद ये क्या हो जाएगी? सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी। ठीक है, ग्रैब अप ये क्या हो जाएगा? ग्रैब अप स्किल्स, इसके आगे या तो प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, ऑब्वियसली प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। ठीक है, अगर पब्लिक रजिस्टर्ड कंपनी करानी है तो फिर दोनों की कुछ कंडीशंस अलग अलग हैं। तो ये अपने अलग इसकी क्या हो जाएगी? ये पढ़ा था अभी, जैसे इन्होंने पढ़ा था कि इट बियर्स इट ओन नेम, तो वो बता रहा था कि मैं इसका अपना खुद का नाम है, ये अपने एंटायरली सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। अभी हो सकता है जैसे मेरे अलावा इसके अंदर 15 लोग शेयर होल्डर्स हैं, है ना, क्योंकि अकेले इसमें पैसा नहीं लगाया, है ना, सबने 10-10 रुपए करके लगाया पैसा, तब जाके 150 रुपए हुआ, है ना, 10 रुपए ईच, 15 होता है ना, ऐसे शेयर होल्डर होते हैं ना, 10 × 15 ऐसे लिखते हैं ना, शेयर पढ़ते हैं तो 10 × 15 कितना हो गया? 150 रुपए। तो इसकी कैपिटल हो गई 150 रुपीज, तो ये कैपिटल हो गई इसकी। तो ये लाइबिलिटी कंपनी की जो असेट्स बैलेंस शीट में दिखाया जाता है कि इसकी लाइबिलिटी है, ये जो 15 लोग हैं ये इसकी क्रेडिटर है, इसकी लाइबिलिटी है, लेकिन कंपनी का इससे कोई मतलब नहीं इन 15 लोगों से। कंपनी कहती है, हमारा लॉ कहता है कि इस कंपनी ने ये ग्रैब अप स्किल्स का जो है, ग्रैब अप स्किल ने इन 15 लोगों से 150 रुपए लिए हैं, तो ग्रैब अप का काम है कि इन शेयर होल्डर्स को इतने रुपए रिटर्न करना, दैट्स इट, इतना ही इसका काम है। बाकी और कोई इसके इन शेयर होल्डर का इससे और कुछ मतलब नहीं है। वो आगे हम पढ़ते हैं इसको दोबारा। इट बियर्स ओन नेम, इसका अपना खुद का नाम होता है, एंड अ सील ऑफ इट्स ओन, बाद में अगेन ये रिपीट हो रहा है, कॉमन सील बार बार, ठीक है, लेकिन अब मैंडेटरी में से हट गया है। मैंडेटरी मतलब अब क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर आ गए हैं और भी चीजें आ गई हैं, तो अब ये कॉमन सील वाला कंसेप्ट अब इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि पहले कॉमन सील कंपनी जब आप रजिस्टर करने जाते थे ना, तो बहुत सारी चीज, जैसे भी आप कुछ बनाने जाते हो तो क्या क्या मांगते हैं आपसे? आपका सिग्नेचर मांगते हैं, आपसे आपका पासपोर्ट साइज फोटो मांगते हैं और डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना, ऐसे पासपोर्ट साइज की फोटो मांगते थे। तो ऐसे ही कंपनी को रजिस्टर करते समय एक कॉमन सील रखना होता था, कॉमन सील बनवाना पड़ता था, जो लोहे का एक स्टैंप की तरह होता है। अब तो रबड़ स्टैंप हो गए और कंप्यूटराइज स्टैंप होते हैं। कंप्यूटराइज स्टैंप के अलावा भी अब आप डिजिटल सिग्नेचर, ओटीपी के थ्रू जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं। तो ईमेल पे भी ओटीपी आते हैं, तो उससे भी किसी थ्रू भी रिटर्न वगैरह फाइल होती है। तो अपने सिग्नेटरी पावर जो है कॉमन सील से भी दिखा सकता है। तो कंपनी की कितनी ये होगी फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ से रीड करता हूँ। द कॉर्पोरेशन इज इन लॉ इज इक्वल टू नेचुरल पर्सन एंड हैज अ लीगल एंटिटी, एक लीगल एंटिटी होती है इट्स ओन। द एंटिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन इज एंटायरली सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, वो अपने शेयर होल्डर से अलग होती है। इट बियर्स इट ओन नेम, इसके अपना खुद का नाम होता है। हैज अ सील ऑफ इट्स ओन, अपना इनका खुद का एक सिग्नेटरी सील होती है, ठीक है। इट असेट्स आर सेपरेट फ्रॉम डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर, इनके मेंबर से इनके असेट्स अलग होते हैं, यानी इनके जो असेट्स होते हैं, कंपनी भी, अब ये कंपनी ग्रैब अप स्किल्स अलग अलग फर्नीचर, अलग कंप्यूटर या लैंड एंड असेट, मशीनरी, कुछ भी परचेज करती है, तो कंपनी के वो क्या हो जाएंगे सारे, ये इस ग्रैब अप स्किल्स के असेट माने जाएंगे, ना कि इनके मेंबर के। कल को इनके मेंबर कह सकते हैं ये तो असेट मेरा है, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। इट कैन नॉट स्यू, इट कैन, इसके ऊपर ये स्यू भी कर सकती है, इट कैन स्यू, ये किसी को स्यू कर सकते हैं, एंड कैन बी स्यूड, यानी इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। आपने सुना होगा बहुत सी कंपनी के ऊपर केस चल रहे होते हैं, और लगभग लगभग हर बड़ी कंपनी के ऊपर केस चल ही रहे होते, ठीक है। तो किसी पर्सन के ऊपर नहीं होता, वो कंपनी के ऊपर होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स ओन पर्पस, उनके खुद के ओन पर्पस से वो स्यू भी हो सकते हैं, और स्यू किसी के ऊपर कर भी सकते हैं, सूट भी फाइल कर सकते हैं, लीगल सूट फाइल कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। इवन दो द कंपनी लैक्स फिजिकल एग्जिस्टेंस, कंपनी को फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होती नहीं है, होती है, नहीं होती। फॉर द पर्पस ऑफ लॉ इट इज रिगार्डेड एज ए इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन, फॉर लॉ के पर्पज से हम इसको इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी Yes, sir. जी, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या कहा गया इसको? इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन हु हैज पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी होती है, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कंपनी, यानी कि जो पर्सन ने इनको कॉन्स्टिट्यूट किया होगा उनसे भी अलग है, ठीक है। क्या है? पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन एंड डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कंपनी, कंपनी को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया उनसे भी एक अलग इंडिविजुअल इसकी एग्जिस्टेंस है, पर्सनैलिटी है। Therefore, a company can enter into a contract. It means अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था कि दो पार्टीज होती हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, जो वैलिड होती है सेक्शन 10 के अंदर, जो
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 में सारी वैलिड कंडीशन लिखी है, उनको फुलफिल करना, कंसिडरेशन, कैपेसिटी और पार्टीज वगैरह सारी चीज हमने पढ़ी थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है आपने सबने? नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी का अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेसिकली? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपका आपका 2H में डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि वो सारे अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। ठीक है, अगेन इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो वो अग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2E में डिफाइन है। वो क्या कहता है सेक्शन 2E, कि दो अग्रीमेंट, दो पार्टीज क्या करते हैं, तो प्रॉमिस करते हैं, सेट ऑफ प्रॉमिस करते हैं फॉर अ कंसिडरेशन। तो दो पार्टीज होती हैं, दो पर्सन। यहाँ पे जो कंपनी है वो पर्सन तो नहीं है, बट आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो आर्टिफिशियल पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। ओके, क्लियर यहाँ पे आपको? Yes, sir. जी। Yes, sir. तो कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है विद इट्स मेंबर, है ना, विद एनी ऑफ इट्स मेंबर, किसी मेंबर के साथ। अ पर्सन कैन ऑन इट्स शेयर्स, कंपनी, कोई भी पर्सन, आप भी किसी कंपनी में शेयर खरीद सकते हो, 10 रुपए 20 रुपए लगा सकते हो। एंड ऑल्सो इट बी इट क्रिएटर, यानी किसी कंपनी के, या तो आप शेयर खरीद सकते हो या फिर कंपनी के शेयर क्रिएटर बन सकते हो। अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर कंपनी, जैसे कि अभी मैंने बताया ग्रैब अप स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है, ये कंपनी बहुत सारे काम करेगी अपने बिहाफ पे। इस कंपनी के बिहाफ पे कुछ इसके पर्सन होंगे, मैनेजमेंट में जो लोग होंगे वो काम करेंगे। वो काम इलीगल भी कर सकते हैं, लीगल भी कर सकते हैं, या फिर उनकी ऐसे कुछ काम कर देंगे कि असेट्स कम हो जाएगी, लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। कुछ ऐसा काम, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे कि जो फुलफिल ना करने पे उनको हैवी पेनल्टी देना पड़ सके। होता है, ऐसा करते हैं कुछ लोग, ज्यादा क्या बोलते हैं उसको हम, अग्रेस, क्या बोलते हैं उसको हम, एक वर्ड है। Agree. हाँ, नहीं, आप क्या बताया आपने? एक है अग्रेसिव। ठीक है, कुछ डिसीजन हम लेते हैं ना अग्रेसिव। सुनो, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये सारा सिलेबस आपका जून तक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे को सिर्फ 1000 रुपीज फीस दोगे, ठीक है, पर सब्जेक्ट। और ये जो है आपका मई और अप्रैल में ही आपका सारा मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको 50,000 जो है आपको पे करूंगा। ये हमारा कंपनी की वारंटी गारंटी है। ठीक है, मतलब ये आपने फीस इतनी देनी है, यानी कि मैंने रेवेन्यू कम रखा है, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो मैं ईच आप सबको 15,000 एज अ पेनल्टी में पे करूंगा। तो ये मैंने डिसीजन कंपनी ने लिया। अब इस कंपनी से मेरे और भी मेरे साथ इस टीम में जुड़े होंगे। अगर इस डिसीजन की वजह से इम्पैक्ट कौन होगा? कंपनी अपने आप इम्पैक्ट होगी, ना कि इसके शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने जितना जितना पैसा देना था वो उनके उसमें लिखा होता है, उनके डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि 100, 200, 300, 400, तो वही वहीं तक वो लायबल होंगे। इस डिसीजन के लिए कौन लायबल होगा? कंपनी लायबल होगा ना, होगा? समझ में आया? Yes, sir. तो ऐसे डिसीजन यहीं पे नहीं होते, और भी डिसीजन होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कंपनी ने जानबूझ के कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कंपनी को लॉस हुआ है, या फिर इलीगल एक्टिविटी करी है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी का जो टैग मिला है उसको उससे हटा देते हैं, और उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पर्सन ने कुछ ऐसा काम किया है, उसको हम पकड़ लेते हैं कि आप इसके लिए गिल्टी हो, कल्प्रिट हो, आपको हम पकड़ेंगे। ठीक है, ये चीजें होती। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि ये कंपनी के कुछ एक्ट की वजह से कंपनी इतने लॉस में चली जाती है कि उसका उठना, असेट्स सब बिक जाता है, और वो होता है ना, लीगल पेनल्टी पे करनी पड़ती है, बहुत कुछ होता है। तो रेवेन्यू से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा। तो फिर वो जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होते हैं जितना उन्होंने शेयर परचेज, उससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं हो। पर्सन कैन ऑन इट्स शेयर एंड क्रेडिटर्स, अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर इट्स एक्ट, यानी इसका कोई भी एक्ट होगा उसके लिए कोई बाहर के पर्सन जो शेयर होल्डर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं वो लायबल नहीं होंगे। एंड डेब्ट्स इवन दो ही वर्चुअली होल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल। और कम समटाइम्स क्या होता है कि इंटायर, जो इंटायर मतलब होता है कि जैसे ओपीसी की बात हो गई, या किसी जैसे पतंजलि की बात हो गई, पतंजलि लिमिटेड आपने सुना होगा, उसके एंटायर जो 99% कितने किसके पास है? कृष्णा जी के पास है ना, बाल कृष्णा है ना, उनके पास है। तो पतंजलि का जो काम है, पतंजलि जो है 10,000 से ऊपर उसका वो है 10,000 CR, 10,000 CR से भी ऊपर का उनका टर्नओवर है, और काफी बड़ा काम है। लेकिन इसके लिए उन्होंने, जैसे रामदेव जी तो हैं ही, लेकिन बालकृष्ण जी जो हैं उनके पास 99% क्या है, उनके पास शेयर होल्डिंग है। यानी कि बालकृष्ण जी इस पूरे 10,000 करोड़ के जो, या इस करोड़ के मालिक हैं। ठीक है, इसके डिसीजन होंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, लॉ में हम पढ़ रहे हैं कि चाहे वो 99% रखें, चाहे वो 100% रखें, कंपनी के डिसीजन, पतंजलि के डिसीजन पतंजलि को ही बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए पर्सनली कृष्णा जी लायबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये था इंटायरली, चाहे वो 100% का था, इवन दो, है ना, लिखा है कि डेप्ट हो या कोई एक्ट हो,
या किसी पर्सन को हम लायबिलिटी नहीं ठहरा सकते, कैन नॉट बी लायबल फॉर इट्स एक्ट, या फिर कोई डेट, डेट मतलब होता है ऋण वगैरह इतना ज्यादा हो जाता है, इवन दो ही वर्चुअली होल्ड, हो सकता है कि वो वर्चुअली होल्ड इंटायर शेयर कैपिटल, वो इंटायर शेयर कैपिटल होल्ड करता हो तो भी, नो मेंबर कैन आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली क्लेम ओनरशिप ऑफ राइट ऑफ असेट्स। कुछ होता है ना, कई बार कहते हैं कि भाई ऐसा है, कल को अमरीन जी कहेंगे मेरे को अब ग्रेव अप में नहीं रहना है और ये चेयर उठा के ले जा रही हूँ मैं, अरे चेयर कैसे उठा के ले जाओगे, ये तो ग्रेव अप का है, तो ग्रेव अप की जो असेट्स है, प्रॉपर्टी है, वो उनकी होगी। कोई और कहेगा मैं तो टेबल फैन ले जा रही हूँ, मैं तो कुछ और लेता हूँ, ऐसा किसी कंपनी में नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपने जो पैसा लगाया है वो आपका शेयर्स है, ठीक है, और जो असेट्स है वो कंपनी के असेट्स, आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली क्लेम एनी ओनरशिप राइट इन असेट्स, जो भी असेट्स है वो कंपनी का है, कंपनी ड्यूरिंग इट एग्जिस्टेंस और इट्स वाइंडिंग अप, चाहे वो एग्जिस्टेंस की बात हो चाहे वाइंडिंग अप की बात हो, वाइंडिंग अप के टाइम पे भी उसको डिसोल्यूशन होता है, और जो भी कंपनी की असेट्स होती है उसको हम ऑक्शन के थ्रू सेल करते हैं, है ना। ऑक्शंस होता है जब कंपनी बंद होती है तो उसके सारी चीजें होती हैं रिपेयर में, पुरानी चीजों को कबाड़ी वालों को देते हैं, जैसे ये करते हैं, असेट्स को बेचते हैं, जो सिमिलर बिजनेस को बेचते हैं, जैसे अगर मान लो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उसको उसके जो फर्नीचर होंगे दूसरे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बेच देंगे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, उसको उसी से सिमिलर चीजों में हम बेचते हैं, तो वाइंडिंग अप करते हैं। सिमिलरली क्रेडिटर्स भी होते हैं किसी कंपनी के, आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी अलोन, सिर्फ उसके क्रेडिटर होंगे, एंड दे कैन नॉट टेक एक्शन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा है कि क्रेडिटर्स भी क्या होंगे, सिर्फ क्रेडिटर होंगे, वो किसी मेंबर के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते। इवन ये सारी चीज अभी तक आपने अभी जो अमरीन जी ने पढ़ा था वो यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, ये हमने पढ़ा था मेन फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के फीचर्स में आपने यहाँ तक सीखा था। इसकी टिप टिक टिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टिक टिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। टॉप क्लास हम बोलते थे इसको, टॉप क्लास। अगर आपको कोई कंपनी के बारे में पूछे तो आपको क्या बताना है, टॉप क्लास के बारे में बताना है, क्या बताना है बताओगे। अब टॉप क्लास क्या होता है, टॉप क्लास से आपको आपका 10 ना 12 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। अगर आपके इग्नू में क्वेश्चन आता है कि कंपनी के बारे में बताओ, तो कंपनी के बारे में आप बताने के लिए क्या करोगे, आपने सिर्फ टॉप क्लास के बारे में बता दोगे, तो टॉप क्लास में जैसे आप बता दोगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे 10 मार्क्स, वो आपको टॉप क्लास बताना पड़ेगा उनको। अगर आपसे कंपनी क्वेश्चन आता है, इग्नू के अंदर लेंदी क्वेश्चन आते हैं आपको, जैसे मैं बताता हूँ, इग्नू के अंदर लेंदी अब क्वेश्चन आता है, चाहे व्हाट इज कंपनी हो, डिफाइन कंपनी हो, कंपनी को इलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो, और अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपनी के बारे में। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन लिखनी होती है, और अगर आप ये टॉप क्लास लिखते हो तो कंपनी की डेफिनेशन 2013 वाली लिख सकते, कि जिसके अंदर ये लिखा गया है कि कंपनी वो होती है जो इस कंपनी में रजिस्टर होती है, बहुत छोटी कंपनी, बहुत छोटी डेफिनेशन है। उसके बाद आपको कंपनी के फीचर्स लिखने हैं। T4 क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। T4 कंपनी के फीचर्स बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे शेयर्स का ट्रांसफरेबल बहुत इजी होता है, हम शेयर को बेच सकते हैं अब, लेकिन सोल ट्रेडर में नहीं होता है, ठीक है। O4 ऑनरशिप सेपरेट फ्रॉम इट्स एंटिटी, ऑनरशिप सेपरेट फ्रॉम सेपरेट नहीं, ऑनर्स ओफर क्या होता है, ऑनर्स सेपरेट, सेपरेट ऑनरशिप, ठीक है, ये बोल सकते हैं इसको, हाँ। P4 यहाँ पे है परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन जैसे उन्होंने बताया कि कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन पे काम करती है ना। कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत हम इसको 1 साल बाद 2 साल बाद क्लोज कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। C4 यहाँ पे कॉमन सील की बात होती है, जैसे अभी मैंने बताया था कॉमन सील वाला जो मैंडेटरी था वो नहीं है कॉमन सील, अब तो रबर स्टैंप, कंप्यूटर स्टैंप और ओटीपी और क्या बोलते हैं हम उसको, ई सिग्नेचर भी बोलते हैं, आपको सुना होगा ई सिग्नेचर, फाइल एक पेन ड्राइव की तरह होता है वो, ठीक है। आपका L4 क्या है यहाँ पे, लिमिटेड लाइबिलिटी, जो इसके मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और जो है यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, कुछ किसी ने कुछ कमेंट किया है, अच्छा अच्छा ठीक है, क्लास का टाइम हो गया है, तो ये मैसेज आया है कि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। तो S4 होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक करी है मैंने, ठीक है, मैं काफी टाइम बाद ये वाली सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ऑनरशिप सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑनरशिप सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, और नीचे है S4 है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। S4 यहाँ पे है, सेकंड S है ना, उसका मतलब है स्यू, कंपनी स्यू कर सकती है, एंड कैन बी स्यू, कैन बी स्यूड, इसका इसके ऊपर भी स्यूड किया जा सकता है। अब इसमें ए है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ए रह गया था ना यहाँ पे, ए मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब आप मेरे को बताएं क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई अमरीन जी। Yes, sir. तो ये टॉप लास्ट डबल एस का क्या मीनिंग है? सिंगल एस का तो ये हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी, और सेकंड एस का मतलब है स्यू एंड कैन बी स्यू, इसका ये किसी दूसरे के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सूट एंड कैन, स्यू एंड कैन बी स्यूड, इसके ऊपर केस फाइल किया जाता है, और ये भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, A फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, L फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, C फॉर कॉमन सील, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, O फॉर ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इसके मेंबर से अलग इसकी
ओनरशिप होगी, और टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो हम इसमें शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकियों में नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन कंपनी में हो सकता है। तो ये सारी जितनी चीजें आपने पढ़ी है टॉप क्लास के अंदर, ये आप जो है आप इसके नोट्स लिख सकते हैं। अमरीन जी ने जैसे कहा था कि नोट्स वगैरह आप खुद बनाते हैं, कुछ चीजें हम ऐसी बता देंगे। तो ये टॉप क्लास जो है आप याद कर सकते हैं कि ये कंपनी के है। तो आपसे बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो तो आप ये चीजें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ फॉर ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, सी फॉर कॉमन सील, एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, और एस फॉर स्यू एंड कैन बी। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं कंपनी के। यहाँ पे हम क्लास को अपने एंड करेंगे। कल बाकी चीज आप बता सकते हैं ग्रुप वगैरह में कि कैसा टाइमिंग, यही टाइम अगर आपको सूट करा, अच्छा लगा, तो आप कल भी इसी टाइम पे ज्वाइन कर। ठीक है, सबसे पहला। बाकी कोई आप जो क्लास इसको ले रहे हैं यूट्यूब पे, वो इसमें रिकॉर्ड करके अगर आप कमेंट में बताते हैं तो आपके कमेंट के बेसिस पे हम और बाकी क्लास भी करेंगे।